मेरी जो मानसिक संरचना थी वो बहुत पढ़ाकू की नहीं थी, नहीं। उससे पहले मैंने दिल्ली नक्शे में देखी थी, अदरवाइज देखी नहीं। और उन्होंने पेंसिल से उसी पर 2-3 पॉइंट्स लिखे, बोले इसको बढ़ा के लाओ तो लेख बना के छापो। तो उन्होंने कहा यार मेरा संपादकीय मैं बता दिया करूंगा, लिख लिया करो। तो शुरुआत में तो उन्होंने खुद बोलते थे, मैं लिख देता। मैंने अक्षरशः छाप दिया। अब वो मेरी जान को बवाल हो गया। बोले जी 5 करोड़ का क्या बोलते हैं, मानहानि का दावा। इस दृष्टिकोण से मैंने टूटी तब मैंने समझा भाई कैमरा कैसा है, पीसीआर क्या है। उतने कम संसाधनों में हमने उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पोजीशन हासिल की। तो मैंने अपने 1 साल के टेन्योर में उसको एक बार नंबर 1 कर दिया। एक नई पारी शुरू की ये TV9 ग्रुप के साथ कि भाई इनका इसलिए हुआ कि एक बार इसको भी करके देखें, डिजिटल को भी। जी तो ये प्रयोग है, करके देखते हैं कहां तक जाता है। जी सर, जैसा कि मैंने अब कहा आपसे कि अखबार और टीवी दोनों में काम किया, तो एक दर्शक की एक उत्सुकता रहती है, पाठक की एक उत्सुकता रहती है कि अगर आपसे मैं ये कहूं कि टीवी और अखबार दोनों में से किसमें ज्यादा मजा है? मुझे लगता है मजा ज्यादा टीवी में है, क्योंकि गति है ज्यादा। अच्छा। और टीवी में आप त्वरित हस्तक्षेप कर सकते हैं अन्याय में। क्या उसके लिए आपको अगले दिन का इंतजार भी करने की जरूरत है। जी। अगर किसी बुजुर्ग को कि पोस्टमार्टम में उसके गरीब बेटे से पैसा मांगा जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए, तो हम तुरंत हस्तक्षेप कर सकते हैं और आधा घंटे में चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल। अखबार में वो त्वरा नहीं है, वो गति नहीं है, वो भी प्रभावी माध्यम है। मैंने तो उसमें जीवन दिया और सारी भूमिकाओं में रहा। लेकिन टीवी में जो त्वरा है ना, वो आज के दौर के लिए अच्छी है। और मेरे लिए तो अखबार जर्नलिज्म की परिभाषा बहुत सीमित है। लोग पूछते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं, बोले जी आपका झुकाव किधर है। मैंने कहा भाई जब झुकाव इधर या उधर कहीं भी होता तो मैं जर्नलिस्ट नहीं होता। मैं जिधर झुकाव होता वहां ज्वाइन करके मिलता। तभी तक जर्नलिस्ट हूं जब तक मेरा झुकाव कहीं नहीं है। मैं बीच में काटा होना चाहिए तरह। बिल्कुल। मेरा वाद न समाजवाद, न पूंजीवाद, न कोई वाद, मेरा वाद जनवाद, जनता। अभी तक तो ये बीमारी हम ब्यूरोक्रेट्स में सुनते थे कि ये सपा के है, ये बसपा के है, ये ममता के खास है, ये नीतीश के खास है ना। ये मीडिया में आ गई है बीमारी। पान वाले से पूछ लीजिए भैया, ननकू से पूछ लीजिए, रज्जाक से पूछ लीजिए, ऑमलेट बना के जो बेच रहा सड़क पे, वो बता देगा कि भैया फला चैनल में फलाने बोले अरे वो तो भाजपा के हैं, वो कांग्रेस के हैं, वो फला के हैं जी। ये अच्छा नहीं। तो जर्नलिज्म करना कोई जरूरी थोड़ी नहीं है कि हम जर्नलिज्म ही करें, कोई दूसरा काम करें। बिल्कुल। लेकिन अगर जर्नलिज्म कर रहे हैं तो पहचान केवल यही होनी चाहिए कि ये जी पत्रकार है। और बहुत जनता कहे आपके लिए तो ये कहिए हमारे हैं। सिर्फ जनता के हो सकते हैं, बाकी किसी के हो नहीं सकते। जी जी सर, जैसा कि आपने रीजनल चैनल्स में भी काम किया, काफी अधिकतर आपने काम किया, और आपने नेशनल लेवल के अखबारों में भी काम किया, तो एक नेशनल वर्सेस रीजनल का एक हमेशा एक नेक टू नेक फाइट रहती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो रीजनल चैनल्स होते हैं वो नेशनल चैनल्स को कॉपी करने के चक्कर में उनका एजेंडा जो है आगे बढ़ाने लग जाते हैं। तो बेसिकली आपको रीजनल चैनल्स की भविष्य में क्या चुनौतियां दिखाई देती? मुझे ऐसा लगता है कि रीजनल चैनल्स अच्छे हैं और उनका भविष्य भी अच्छा है, लेकिन उनको जो बात अभी आप कह रहे थे ना, उनको सो कॉल्ड नेशनल चैनल्स को के रन डाउन को कॉपी करने से बचना हो। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है और कांगो में क्या हो रहा है और इथियोपिया में क्या हो रहा है, और तेलंगाना और उत्तर प्रदेश का चैनल ये बताया कि तेलंगाना में फला मस्जिद गिरा दी गई और
गोवा में फला मसला आ गया, वो फिर ठीक नहीं लगता। वो एजेंडा जो है ना, वो रीजनल चैनल के फ्लेवर को डाइल्यूट करता है। कई बार ऐसा लगता है कि आप कई बार केंद्रित रहे तो सफल रहेंगे। कई बार ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे कि कोई आपका संपादक जो है, उस संपादक ने किसी नेशनल न्यूज चैनल का पूरा डेटा ही कॉपी कर लिया है। कई बार तो ऐसा लगता है। हाँ, उसके दो कारण हैं। एक तो दबाव रहता होगा, दूसरा एक ये भी रहता है कि भाई काम कम करना पड़ेगा क्या, तो गलती कम होगी तो डांट की संभावना कम। बोले भाई साहब जो आपने चलाया था वही तो हमने चलाया क्या, तो झंझट ही खत्म क्या। भाई सास ने जो जो बनाया बहू ने वही बना के रख दिया, तो फिर विवाद की गुंजाइश ही खत्म जी। लेकिन उससे रीजनल चैनल सरवाइव नहीं कर सकता और टॉक ऑफ द टाउन नहीं हो सकता। चैनल हो सकता है रेवेन्यू ले आए। मैं तो लोग आते थे जब मेरे पास कि भाई हम चाहते हैं चैनल खोलें और आप उसको हेड करें, तो मैं उनसे कहता था कि भाई आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, जहां जहां मैंने बोला है कुछ, मैंने कहा वहां जाइए और जहां 10 लोग आपको मिले वहां उतरिए गाड़ी से, उनसे चर्चा करिए। बिल्कुल। और अगर उसमें 8 लोग सही ओपिनियन दे तब मेरे पास आए, तब तो पत्रकारिता है। निकाय की पत्रकारिता, फिर पत्रकारिता मत करिए। तो मेरा सिर्फ मानना इतना सा है कि रीजनल चैनल्स तो हम वैसे समझ लें, इसको घालमेल कर दिया लोगों ने, उसका विकृति आगे। अन्यथा हम ऐसे समझे कि अखबारों में पुल आउट निकालने की जो संस्कृति आई ना, वो इसलिए आई कि पूरे उत्तर प्रदेश का कोई एक अखबार नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश का अगर एक अखबार होगा और सारी खबरें उसको देनी होंगी तो उसको कम से कम 500 पन्नों का अखबार होना होगा। फिर वो हर जगह जा नहीं सकता, सुबह कौन कहां उठा के रखेगा। इसलिए गाजियाबाद में दैनिक जागरण के 8 पुल आउट है। वो मतलब इस लेवल तक, ग्राउंड जीरो तक लोकलाइज्ड, क्या वोकल फॉर लोकल है, ठीक। इसलिए वो लीडर है। एग्जैक्ट वही स्थिति इसकी है रीजनल चैनल की। रीजनल चैनल पर आदमी संयुक्त राष्ट्र संघ में विमर्श सुनने थोड़ी ना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का विमर्श, वो ये देखने आया है कि उसके आस पड़ोस में क्या हुआ, कल स्कूल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, फला थाने में जो दरोगा ने चोर को पैसा लेके छोड़ दिया वो खबर आई कि नहीं आई, विधायक ने जो भ्रष्टाचार किया वो आया कि नहीं आया, सड़क पर नारियल फोड़ा और नारियल तो फूटा नहीं, सड़क टूट गई, वो खबर कहां है। और हम उस पर दिखाने लगते हैं 4 विद्वानों को बैठा के कि श्रीलंका में ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ। अब कासगंज का आदमी है या हनुमानगढ़ का आदमी वो कह रहे श्रीलंका, और अगर यही देखना है तो फिर वाई इमिटेशन, फिर सीधे आज तक नहीं चले जाएगा, आदमी वही देख लेगा। बिल्कुल 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 भाई, रिमोट पर तो सब है ना, ऐसा तो नहीं आज तक के लिए उसको कोई अतिरिक्त चेष्टा करनी है। तो जो एबीसी चैनल है लोकल, उसको क्यों देखेगा जी। लोकल चैनल का, रीजनल चैनल का मतलब ये कि अपने आसपास की खबर हमको 2 घंटे में दिख जाए जी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि एक बार मैंने ये प्रयोग किया कि भाई शमशान जो है ना शहर का, बड़ा विचित्र प्रयोग था, लेकिन मैंने अखबार में भी किया और देशबंधु में भी किया। एक कॉलम रखा उसके लिए, श्रद्धांजलि निःशुल्क, और एक रिपोर्टर को लगाया कि रोज शाम को जाके आप वहां से ले आओगे। और एक टीवी में भी मैंने किया। मैंने कहा पट्टी तो चलाओ कम से कम, कोई प्रोफेसर है गुजर गया, उसने समाज के प्रति योगदान दिया है, बड़ा आदमी ने, इसलिए उसकी चलेगी नहीं, पट्टी चलाइए क्या। उससे लोगों में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आई, उनका भाई ये चला। तो रीजनल को रीजनल ही रखना होगा तो तभी चलेगा। बिल्कुल। आप नेहरू कट को शेरवानी बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगी, वरना शेरवानी नेहरू। सर जैसे कि आप अभी डिजिटल देख रहे हैं, डिजिटल संभाल रहे हैं, और डिजिटल एक बहुत तेजी से
बढ़ने वाला माध्यम है और कोरोना काल में तो बहुत तेजी से बढ़ा। लेकिन डिजिटल का एक सबसे बड़ा नुकसान है और वो है फेक न्यूज। यहाँ हर व्यक्ति संपादक है और हर व्यक्ति कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो इस ठीक है, चुनौती हाँ। तो इस चुनौती को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कि जब आप बहुत सारे, मैं अच्छा एक रूपक देता हूं, जब आप चैनल चलाते हैं या अखबार चलाते हैं दोस्त, तो आप स्विमिंग पूल में होते हैं क्या? उसकी एक बाउंड्री है, उसमें क्लोरीन पड़ा हुआ है क्या? आप जिससे मिनरल वाटर भर लीजिए, उसमें नहाइए क्या? ये है मतलब कहीं बिल्कुल सुदूर इलाके का समुद्र क्या? इसमें कछुआ भी है, इसमें मगरमच्छ भी है, इसमें जो कुछ है जीव जंतु पर जंतु प्रजाति सब इसमें है और नाना प्रकार की चीजें हैं क्या? लेकिन समुद्र की अपनी यूएसपी है। अगर हम सोशल मीडिया को, ये ठीक है, ये खतरा बड़ा है, मैं ऐसा नहीं करूं छोटा खतरा है, बड़ा खतरा है, लेकिन मैं इसके साथ सोचता हूं कि अगर हम सोशल मीडिया को तमाम प्रतिबंधों के दायरे में ले आए, डिजिटल उसको, तो इसका जो सौष्ठव है ना, जो उसकी ब्यूटी है या जो उसकी मारक क्षमता है, वो डाइल्यूट हो जाएगी। जैसे एक बच्चा है, बहुत बहिर्मुखी है, माँ बाप परेशान, एक पर साधु बाबा आए, बोले बाबा ये बच्चा तो घर में नहीं टिकता। बाबा ने कहा कि भाई हम इसको ऐसा कर देंगे फूंक मार के कि ये कभी घर से बाहर ही नहीं जाएगा, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी खत्म हो जाएगी। बोले ना ना, फिर ऐसा मत करो, ठीक है ना, फिर थोड़ा बहुत संतुलन हम रख लेंगे। तो मैं इस पक्ष में, अगर इसको भी हुई आप अखबार और टेलीविजन की तरह सरकारी नियंत्रण में ले आएंगे क्या, तो सोशल मीडिया की जरूरत क्या है? अगर कुछ भी लिखने में आप मुकदमा ही ठोक देंगे आदमी के खिलाफ क्या, तो ये भी चैनल हो जाएगा, ये भी अखबार हो जाएगा। इसलिए प्रवाह तो सूचना का होना चाहिए। और एक बार वाजपेयी जी ने मुझसे कहा, अटल जी ने, ऐसे पत्रकारिता पर बात चल रही थी, तो उनके ऐसी कोई मैंने खबर लिख दी जो उनके लिए अच्छी नहीं थी, अब लिख दी। उसके 2-3 बाद में मिला तो मुझे था कि हो सकता है ये उसकी बात करें, तो मैं थोड़ा सतर्क था। फिर जब उन्होंने बात नहीं की तो मैंने चलते समय कहा कि बीजेपी के एक नेता ने मुझसे कहा था कि अटल जी थोड़ा उससे खिन्न हुए, तो मैंने उनका नाम लिया, मैंने वो मिले थे और वो आपकी एक टिप्पणी मुझे बता रहे थे। तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोले कि पंडित जी इस चक्कर में मत पड़ो, काहे की नाराजगी, हमारा आपका चोली दामन का साथ है, ठीक है। फिर भी मैं रुका 2 मिनट, क्योंकि कई बार वो पॉज लेके बोलते थे। फिर उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे सीखने की अवसर मिला। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, नेहरू जी से एक बार पूछा गया कि नियंत्रित मीडिया और बिगड़ी हुई अनियंत्रित मीडिया, सुधरी हुई नियंत्रित मीडिया और बिगड़ी हुई अनियंत्रित मीडिया में से आप किसको चुनेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर? तो उनका बिगड़ी हुई अनियंत्रित मीडिया। बोले नियंत्रित मीडिया का फिर क्या अर्थ है, फिर मीडिया की जरूरत क्या, फिर तो प्रेस सरकार के पास एक अपना मीडिया का तंत्र होता ही है। इसलिए मैं बहुत प्रतिबंधों के पक्ष में नहीं रहता। हाँ बिल्कुल, जहां चरित्र हनन है और जिसमें एजेंडा चल रहा है उस ढंग से, देखिए गरीब सामान्य एक व्यक्ति कोई बहुत फेक न्यूज के चक्कर में नहीं रहता। कभी गलती से अज्ञानतावश कुछ डाल दे अलग बात, ये जो फेक न्यूज दिखते हैं ना कि जवाहरलाल नेहरू के का सिर किसी की बॉडी पे लगा दिया, किसी की कहानी गांधी जी के नाम चिपका दी, ये एजेंडा की पत्रकारिता का काम है, ये कॉमन आदमी का काम नहीं है ना, ये वर्ग करता है। कॉमन आदमी तो इतना ही कर रहा है, अपनी सड़क का गड्ढा खींच के फोटो खींचता है और टैग कर देता है मुख्यमंत्री को, मंत्री को, अधिकारी को, ये कर रहा है ना। ये जितना जालसाजी आपको दिख रही है ना, या कोई बात योगी आदित्यनाथ ने नहीं कही उनके नाम से चिपका दी, ये तो एजेंडा है भाई। एजेंडा वालों को अलग ट्रीट करिए, लेकिन सामान्य लोगों पर प्रतिबंध मत लगाइए। ये जो पॉलिटिकल या कॉर्पोरेट फोर्सेस का
युद्ध है, इसको रोकने के लिए कुछ कर सकते तो करिए, लेकिन अदरवाइज कॉमन आदमी पर रोक मत लगाइए। अगर किसी ने सिपाही को रिश्वत देते हुए शूट कर लिया और डाल दिया तो अच्छी बात है, बिल्कुल, उसमें भी रोक लगा देंगे, तब तो आप दम घोट देंगे लोकतंत्र का। जी सर, चर्चा का आखिरी सवाल है, और जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या कभी आपने किसी के दबाव में, किसी भय के कारण, किसी लालच के कारण, या अपनी विचारधारा से प्रभावित होकर, क्या आपने टीवी में या अखबार में कभी एजेंडा चलाया है? बहुत अच्छा सवाल किया दोस्त। मेरी सबसे अच्छी बात या सबसे खराब बात, आज के दौर में सबसे खराब बात है कि मेरी अपनी कोई विचारधारा नहीं। मेरी विचारधारा सिर्फ गरीब है। जी। वो व्यक्ति है, जनता में भी वो व्यक्ति जो अपनी पैरवी खुद नहीं कर सकता, ठीक है ना, किसी भी कारण से मैं उसके पीछे खड़ा, बाकी से मेरा ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से। इसीलिए आज के पत्रकारों में जो सामान्य शगल है ना, वो मुझे कभी प्रभावित नहीं करता। कम से कम 3-4 मुख्यमंत्रियों ने मुझसे हाथ हाथ में लेकर कहा होगा कि आप सिक्योरिटी ले लीजिए। दिल्ली की सरकारों के पास से भी प्रस्ताव आए, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में भी प्रस्ताव आया था। उनके समय में जो गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने मुझसे कहा मिलकर कि आप ये क्या 22 होता है, 22+ होता है, क्या वो ले लीजिए। मैंने कहा भाई, आज तक जब मुझे किसी ने कंकड़ मारा नहीं तो वो सुरक्षा क्यों ले लूं? मुझे कोई खतरा ही नहीं कभी महसूस हुआ। इतना बोलने के बाद भी खतरा नहीं हुआ। लोग कहते आप ज्यादा बोलते हैं, उसके बाद भी खतरा नहीं महसूस हुआ। तो ये पता लग गया कि जो सिक्योरिटी लिए घूमते हैं उनको खतरा नहीं है, उनको दूसरे कारणों से खतरा है। बट इट जॉर्ज कहा करते थे, जॉर्ज फर्नांडिस हमसे, कि भाई अब नेता और पत्रकार अगर सिक्योरिटी मांगे तो बोले अग्निहोत्री जी वैसे ही हो गया कि आर्मी जो ज्वाइन करे वो कहे कि मुझे 22 श्रेणी की सिक्योरिटी दो, तब मैं लद्दाख जाऊंगा। तो आप आर्मी ज्वाइन क्यों किए थे? एक, हाँ मैं सत्य कहूंगा, कम से कम 5-6 ऐसे अवसर आए जब अधिकारी नहीं, चिंटू नहीं, कोई है, सत्ता के सर्वोच्च व्यक्ति और मेरे बीच में संवाद हुआ सीधे। हमने कहा कि आप मुझे जानते हैं, मुझे धर्म संकट में नहीं डालें, मेरे लिए ये मंच व्यासपीठ है, आप अपनी बात बता दीजिए, वो भी रख दूंगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो आप चाहते हो। माफ करिए, मैं जानता था ऐसा बोलने की कीमत भी चुकानी पड़ सकती है, ठीक है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्या। मैं कहता हूं ना कि भाई आप वही काम करिए जिसके लिए आप प्रतिबद्ध हो। कबीरा ये घर प्रेम का, खाला का घर ना है, शीश उतारे हाथ धर सो बैठे घर में। नहीं तो अच्छे छोले भटूरे बेचना कोई बुरा काम है क्या? ऑर्गेनिक खेती कर ले कोई बुरा काम है? नहीं। मुर्गी पालन कर ले कोई खराब काम है? पत्रकारिता ही क्यों करेंगे? और आपकी बात, आप अपनी बात मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हैं? एक बहुत पराक्रमी राजनेता थे, बाहुबली, बहुत अदम्य बाहुबली थे। उनका एक मसला हो गया, पुरानी बात है। उन्होंने मुझसे संपर्क किया, उससे पहले कभी बात नहीं हुई थी। प्रणाम प्रणाम करके वो आए लाइन पर। मैं सुना, मैंने कहा भाई देखो, मैं इतना कर सकता हूं मित्र, रात में 8 बजे आपको अपना मंच शेयर करने की अनुमति देता, आइए, मैं सवाल पूछूंगा, आप मुझे क्या बता रहे, जो बताना वही बता दीजिएगा। वो आए नहीं, मैंने उनकी बात मानी, बिल्कुल, मैंने कहा ना ना ना। और एक बात आपको कहूंगा, आपसे मतलब आपके जरिए लाखों लोग, उन लोगों से जो पत्रकारिता शुरू कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं, आपको तब तक कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं सच में, जब तक आपने अपने पेशे के कारण अलग किस्म के लाभ नहीं। हाँ, लाभ ले लिए हैं तो भगत सिंह बनने की कोशिश मत करिए, वो स्टंट बहुत खतरनाक हो जाएगा आपके लिए, आपकी जान ले लेगा। लाभ लेने के बाद आप आंख में आंख डालकर बात नहीं कर सकते, नहीं कर ही नहीं सकते भाई साहब। गर्दन पर लात रख देगा आदमी सामने वाला, वो कहेगा वो खनन का पट्टा दिया था, उसके बाद भी आप जान बता रहे हो क्या? तो ये अगर आप इससे दूर हैं ना,
तो फिर क्या है, सदा दिवाली संत घर, 12 मास बसंत, आनंद में रहिए, काहे की दिक्कत है भाई? बिल्कुल बिल्कुल। दिक्कत वहीं पैदा होगी दोस्त, जहां आप ये कोशिश करेंगे कि इस पेशे की आड़ में मैं कुछ बना लूं। समझ रहे ना आप? मिष्टान्नम मधुरम प्रियम, उसके चक्कर में पड़ेंगे, मिठाई के, वो फिर जोखिम में आएंगे। वरना आप बताइए 30-32 साल कोई पत्रकारिता कम होती है क्या? बहुत समय होता है। लोग मुझसे पूछते हैं, सामान्य लोग, सामान्य जनता के लोग, कि भाई साहब आपको कभी खतरा नहीं होता, कभी किसी ने आपको धमकी नहीं दी? मैंने यार नहीं दी भाई, मुझसे तो जो मिला प्यार से मिला, जिसके खिलाफ बोला वो भी प्यार से मिला, जिसके खिलाफ नहीं बोला वो भी प्यार से मिला। लोग कहते हैं लीडर जो हैं वो बहुत इंटॉलरेंट हो गए। मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि भाई इधर आओ, ऐसा क्यों बोले, आगे से बोलोगे तो ऐसा कर देंगे, कभी नहीं कहा। क्या दिक्कत है? एक छोटी सी बात बता के इसको विराम देते हैं, बाकी आप एडिट कर लीजिएगा। एक बार उत्तर प्रदेश, पुरानी घटना है, उत्तर प्रदेश चलाने वाले के स्तर के एक अधिकारी हमारे साथ बैठे और उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। अमिताभ जी, आपकी जो संपादकीय टिप्पणी होती है शो के अंत में, वो कई बार बहुत मारक हो जाती है। मैंने अच्छा, और बोले जनता में उसका ईको बहुत है। तो मैंने यार होना भी चाहिए, अगर ईको नहीं हो तो सत्यनारायण कथा थोड़ी ना कह रहा हूं, फिर क्यों कहूंगा, फिर नहीं टिप्पणी करूंगा। अगर मेरी कहे का कोई असर नहीं तो क्यों कहूंगा? तो खैर फिर वो अपने प्रयोजन पर आए। उन्होंने कहा कि उससे पार्टी को बड़ा नुकसान होता है, ग्रासरूट लेवल पर परसेप्शन बन जाता है। तो मैंने थोड़ा गंभीर चेहरा बनाया और मैंने उनसे कहा कि आप इस्तीफा दे दिए सरकार से? बोले नहीं भैया नहीं। क्यों? मैंने नहीं, आपने पार्टी का जिक्र किया तो मुझे लगा आपने पार्टी ज्वाइन कर ली, सरकार छोड़। उन्होंने नहीं देखिए आपको नहीं, क्योंकि पार्टी से आपका तो ताल्लुक नहीं होना चाहिए। आप सरकार के एम्प्लॉय हैं, पार्टी के नहीं ना। मैंने ये चिंता पार्टी वालों को करने दीजिए, उनके पास मेरा नंबर है और मेरे पास उनका नंबर है, वो बात करें। इतना साहस तो रखिए, इतना साहस रख लेंगे फिर आनंद है, फिर कोई दिक्कत नहीं भाई। बिल्कुल। चलिए अमिताभ जी, आपने सारे सवालों के जवाब दिए, बेबाकी से जवाब दिए, और आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा। जो आपके बारे में सुना था वही पाया कि आप बहुत बेबाक तरीके से अपनी बात को रखते हैं। एक बार फिर मेरी और मेरी पूरी टीम की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।